सदियों पुरानी बात है। रात ढलने लगी थी, रेगिस्तान शीतल हो चुका था, लेकिन मोमल के हृदय में विरह की आग बिलखती जा रही थी। आज मोमल ने अपनी बहन सुमल को बुलाया था, अपने प्रेमी, अपने मीत, अपने सौंदर्य के स्वामी महेंद्र राणो से मिलाने के लिए। आज की प्रतीक्षा एक तो वैसे ही असह्य थी, ऊपर से तय समय भी गुजर गया, पर प्रीतम नहीं आए। जहां सुमल की आंखों में उत्सुकता थी, वहीं मोमल की आंखों में प्रतीक्षा के बादल थे, जो गुजरती रात के साथ विरह की बूंद बनकर पिघलने लगे थे। मोमल ने रुधे हुए कंठ से वियोग का एक मर्मभेदी राग छेड़ा। काक नदी का पानी और वीरान रेगिस्तान की आत्मा एक साथ मोमल की तान पर रुदन के गीत गाने लगे, पर महेंद्र नहीं आया। विधाता की कलम इस प्रेम की कहानी को एक दुखद मोड़ पर ला रही थी। मोमल का वियोग हद से आगे निकल गया। उसने सुमल से निहोरा किया कि बहन, स्वामी की याद में प्राण निकले जाते हैं, इन्हें रोकना है तो तू स्वामी का वेश धारण कर। मां सीता को भी मुंदरी का सहारा मिला था तो उनके प्राण अटके रहे थे। सुमल ने पाग बांधी, मूछें लगाई और रेगिस्तानी योद्धा का जामा धारण किया। मोमल के बिलखते प्राणों को जैसे ठिठकने का सहारा मिल गया हो। रात अपने अंतिम प्रहर में पहुंचने को थी। मोमल सुमल से लिपटकर सो गई। इधर रेगिस्तान से बतियाता, रास्ता पूछता महेंद्र मोमल की चौखट पर आ पहुंचा। मार्ग की बाधाओं को उसने अपनी प्रिया मोमल की आन पर पटकनी दी थी। उसके मन में प्रेम की उमंग लहरा लहरा कर मिलन के गीत गा रही थी, और प्रीत के इस परिपाक पर उसने मोमल को पुरुष बने सुमल की गोद में चैन से सोते देखा। महेंद्र के हृदय पर जैसे हजारों सांप एक साथ लौट गए, जैसे किसी ने उसे गुलाब जल से भरे तालाब से निकालकर आग के दरिया में फेंक दिया हो। काठ मार गया महेंद्र को। उसके हाथ से उसकी छड़ी गिर पड़ी और वह उल्टे पांव वापस लौट गया। और फिर यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई जिसे सुनकर आज भी कलेजे में एक हूक सी उठती है, एक दर्द सा गुजर जाता है और आंखें भीग जाती हैं। तो कौन थी वह सुंदरी मोमल जिसके नाम पर आज भी जैसलमेर के मरु महोत्सव में चुनी गई राजस्थान की सबसे सुंदर लड़की को मिस मोमल का खिताब दिया जाता है? और कौन था वह रेगिस्तान का योद्धा प्रेमी जिसने प्रेम पर अपनी जान न्यौछावर कर दी थी? और क्या है राजस्थान तथा सिंध की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानी? आइए इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हम आपको इस रोचक और रोमांचकारी कहानी से रूबरू कराते हैं। अब आइए प्रारंभ करते हैं। सदियों पहले की बात है, तब पाकिस्तान का ख्याल भी इस दुनिया में अपना वजूद नहीं रखता था। उस समय सिंध प्रांत के अमरकोट रियासत के राजा हुए राजा महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह की बहन का विवाह गुजरात प्रांत के एक शासक हम्मीर जडेजा से हुआ था। बहुविवाह के उस दौर में महेंद्र की भी कई रानियां थीं। कहीं कहीं इनकी संख्या 6 बताई जाती है, लेकिन ये सभी राजनैतिक विवाह थे, यानी कि 2 राजवंशों के साथ समझौते की एक शर्त की तरह ये विवाह संपन्न हुए थे। महेंद्र सिंह अपनी युवावस्था में ही राजा बन चुके थे और अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन करते हुए दिन बिता रहे थे। प्रजा भी खुशहाल थी और राजा पर अपने प्राण लुटाती थी। एक दिन महेंद्र के बहनोई और गुजरात के शासक हम्मीर जडेजा अमरकोट पधारे। जीजा और साला हम उम्र थे, तो दोनों में गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। खूब पटती थी आपस में दोनों के बीच, और इसीलिए उन दोनों ने एक बार शिकार पर जाने की व्यवस्था की। दोनों अपने सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने निकले। रास्ते में उन दोनों ने तय किया कि आज हम खरगोश का ही शिकार करेंगे, यानी कि बिना खरगोश का शिकार किए हम वापस नहीं लौटेंगे। दोनों इसी जिद में अपने अंगरक्षकों और सैनिकों की टुकड़ी से भी आगे निकल गए। इधर सूरज भी सर पर चढ़ आया था, रेगिस्तान तपने लगा था, और इतने में उन दोनों को एक खरगोश दिखा। वे दोनों जिद्दी थे, दोनों ही साहसी और वीर भी थे। दोनों उस खरगोश का पीछा करने लगे। खरगोश उस रेगिस्तान में अपनी पूरी शक्ति के साथ भागता चला जा रहा था, और दिन भी धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वे दोनों खरगोश का पीछा करते करते अमरकोट से दूर जैसलमेर के पास लोदरवा में पहुंच चुके थे। वहां काक नदी बहती थी, जिसमें खरगोश कूद गया था। उन दोनों को शिकार तो मिला नहीं, उल्टे शाम हो आई थी और वे रास्ता भी भटक गए थे, अपने नगर से बहुत दूर आ गए थे। ऐसे में उन दोनों ने विश्राम करने और कुछ पानी पीने और जलपान करने की बात सोची, लेकिन वहां पर वे विश्राम कहां करते।
काक नदी थी तो पानी की व्यवस्था तो थी, पर विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही थी। और इतने में शाम हो गई, सूरज ढल गया। शाम होते ही उन्होंने देखा कि दूर रेगिस्तान में एक जगह पर मशालें जल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वहां जीवन का कोई चिन्ह है। वे दोनों परदेशी उस जीवन के चिन्ह को तलाशते हुए उधर ही बढ़ चले। जब वे नजदीक गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर मेढ़ी है। मेढ़ी यानी कि महल। एक बड़ा ही सुंदर महल है। वहां पर दास दासियां हैं, वहां पर बाग बगीचे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में स्वर्ग बसा दिया गया हो। वे दोनों बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यहां पर इस रेगिस्तान में इतना सुंदर महल किसका हो सकता है, कौन रहता है यहां पर। लेकिन उन्हें भूख लगाई थी, इसलिए कौन रहता है यह पता करने से पहले उन्हें भोजन और पानी की व्यवस्था थी, उन्हें आराम करने की जरूरत थी। इसीलिए वे दोनों महल के फाटक की तरफ बढ़ चले। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपालों से अपना परिचय दिया। महेंद्र ने कहा कि मैं अमरकोट का शासक हूं और ये मेरे जीजा हैं हमीर जडेजा, जो कि गुजरात के शासक हैं। हम दोनों रास्ता भटक कर इधर आए हैं और रात में यहां पर विश्राम करना चाहते हैं। यदि आपके मालिक की इजाजत हो तो हम दोनों यहां रात में विश्राम करना चाहते हैं और सुबह होते ही अपने राज्य की तरफ निकल जाएंगे। द्वारपालों ने अंदर यह संदेशा भिजवाया और अंदर से तुरंत ही यह संदेशा वापस आया कि इन दोनों को यहां विश्राम करने की इजाजत है। दोनों महल के अंदर गए। महल के अंदर के चाक चौबंद को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे दोनों ही शासक थे, लेकिन अंदर जो व्यवस्था थी वह उन्होंने भी नहीं देखी थी। बड़ा ही खूबसूरत महल था। दास दासियां और नौकर चाकर तो थे ही, वहां का माहौल इतना सुंदर था कि उन दोनों का मन वहां लग गया। दोनों विश्राम करने लगे। तुरंत ही उनके खाने की व्यवस्था हो गई और फिर सुंदर से आसन पर दोनों के सोने की व्यवस्था कर दी गई। दोनों की रात्रि बड़े आराम से गुजरी। जैसे ही सुबह हुई, उन दोनों ने जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी। वे दोनों ऊंट पर चढ़कर शिकार खेलने निकले थे। उन्होंने अपने ऊंट को भी कसना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब वे निकलने वाले थे, उसी समय एक दासी वहां पर आई। दासी ने उन दोनों से कहा कि यह अच्छी बात नहीं है। आप दोनों ने यहां पर आतिथ्य सत्कार करवाया है, यहां का अन्न ग्रहण किया है और आप यहां की मालकिन से मिले बिना ही वापस लौटना चाहते हैं। आपको एक एक करके मेरी मालकिन से मिलना होगा। यहां की मालकिन है राजकुमारी मोमल, जो कि लोदरवा की राजकुमारी हैं, और यह मेढ़ी मोमल की ही मेढ़ी है। उन दोनों को भी दासी की बात अच्छी लगी और मन में उत्सुकता तो थी ही कि इतनी सुंदर जगह की मालकिन कौन है। लेकिन यहां पर एक शर्त थी कि एक एक करके मिलना था। पहले कौन जाए, इसका निर्णय इस तरह से हुआ कि हमीर जडेजा, जो कि महेंद्र सिंह के जीजा थे, वे थोड़े से बड़े थे, इसलिए पहले वे मोमल से मिलने के लिए गए। जब मोमल से मिलने के लिए वे रास्ते में जा रहे थे तो महल में अजीब तरह की चीजें थी। महल पूरी तरह से तिलस्मी लग रहा था। हमीर जडेजा को लगा कि कहीं राजकुमारी कोई जादूगरनी तो नहीं है, कोई तिलस्म जानने वाली तो नहीं है, और वे हम लोगों को तोता मैना बनाकर यहां तो नहीं रख लेगी। हमीर जडेजा यही सोचते हुए मोमल के महल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही वे आखिरी दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्हें वहां का दृश्य देखकर डर सा लगाया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर शेर, अजगर और मगरमच्छ पहरा दे रहे हैं। हमीर जडेजा के मन में पहले से ही डर था और यहां का दृश्य देखकर उनका भय अपनी सीमा को पार कर गया। वे मोमल से मिलने का विचार त्याग कर वापस महेंद्र सिंह के पास लौट आए और कहा कि जल्दी यहां से हम लोग निकल चलते हैं। यहाँ की जो मालकिन है वह कोई जादूगरनी मालूम पड़ती है, वह कोई पागल सी मालूम पड़ती है। लेकिन महेंद्र सिंह ने भी वचन दिया था। उन्होंने कहा कि मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर कौन है यह राजकुमारी, और वे अपने जीजा को वहीं बैठा करके मोमल से मिलने के लिए निकल पड़े। उन्हें भी रास्ते में वहीं सब तिलस्मी चीजें दिखाई दी और अंतिम फाटक पर उन्हें शेर, अजगर और मगरमच्छ दिखाई दिए। लेकिन महेंद्र सिंह डरे नहीं। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और फिर जैसे ही शेर उनके सामने आया, उन्होंने शेर की गर्दन उड़ा दी। शेर की जैसे उन्होंने गर्दन उड़ाई, उन्होंने देखा कि यह तो मोम का एक पुतला है, जो कि इतनी सुंदर कारीगरी से बनाया गया है कि एकदम जीवंत मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे अभी यह हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। महेंद्र सिंह ने देखा कि जब यह मोम का पुतला है तो वे अजगर और मगरमच्छ को भी मार डालते हैं, क्योंकि मोम के पुतले को काटने में मेहनत ही कितनी लगती है। और उसके बाद वे मोमल के अंतिम दरवाजे को पार करके उसके सामने जा पहुंचे। महेंद्र ने मोमल को देखा, मोमल ने महेंद्र को देखा और दोनों एक दूसरे को देखते ही प्रेम में पड़ गए। मोमल पूरी तरह से कुंवारी थी और महेंद्र कई रानियों के पति थे, लेकिन फिर भी महेंद्र के हृदय में जो प्रेम का सोता था वह मोमल को देखकर फूट पड़ा। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे।
शब्द उन दोनों के प्रेम को बयां ही नहीं कर पाते थे, लेकिन आखिर बात तो करनी ही थी। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी और बात करते करते कब पूरा दिन व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। जब दिन व्यतीत हो गया तो शाम को भी वहीं रुकने की व्यवस्था की गई। मोमल और महेंद्र पूरी रात बात करते रहे और अगले दिन जब जाने की बेला आई तो मोमल ने महेंद्र से कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। महेंद्र ने कहा कि अभी मैं कैसे विवाह कर सकता हूं, अभी मेरा जीजा मेरे साथ है और मेरे घर पर भी कोई नहीं जानता है। मैं अभी विवाह नहीं कर सकता, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मोमल ने कहा कि विवाह नहीं कर सकते तो एक वचन दीजिए कि आप रोज मुझसे मिलने आएंगे। अमरकोट से लोदरवा की दूरी आने जाने में 100 मील की थी और 100 मील उस समय के जमाने में आना और जाना बहुत बड़ी बात थी। मोटर तो थी नहीं उस समय और ऊपर से रेगिस्तान का इलाका जहां पर के सरपट दौड़ने वाले घोड़े तो चल नहीं सकते थे, केवल ऊंट चल सकता था। और ऊपर से महेंद्र एक राजा थे। यदि वे पूरे दिन यात्रा में रहते और हमेशा यहीं पर रहते तो फिर राज्य का संचालन कौन करता। उनके पास केवल रात का समय था और एक रात में 100 मील की दूरी तय करना लगभग असंभव सी बात थी। लेकिन प्रेम असंभव कहां होता है, प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं होता। महेंद्र ने मोमल को वचन दे दिया कि मैं रोज तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा और उसके बाद सुबह अपने जीजा हमीर जडेजा के साथ वे अमरकोट की तरफ रवाना हुए। उसके बाद हमीर जडेजा तो अपने राज्य गुजरात चले गए और उधर महेंद्र एक ऊंट वाला रामू जी के पास गया। उस ऊंट वाले का नाम था रामू जी और वहां जाकर महेंद्र ने कहा कि मुझे एक ऐसा ऊंट दीजिए जो एक रात में लोदरवा से जाए और वहां से लेकर मुझे वापस भी आ जाए। ऐसा तेज चलने वाला ऊंट मुझे आप प्रदान कीजिए। रामू जी ने कहा कि ऐसा एक ही ऊंट है जो आपकी इच्छा के अनुसार एक ही रात में आपको लोदरवा पहुंचा भी देगा और वहां से सुबह होने से पहले वापस भी ले आएगा और उसका नाम है चीतल। राजा महेंद्र उस चीतल को ले लेते हैं, उस ऊंट को ले लेते हैं और उसके बाद रात को लोदरवा की तरफ निकल जाते हैं। लोदरवा में राजकुमारी मोमल उनकी प्रतीक्षा कर रही होती हैं और यह रोज का नियम बन जाता है। महेंद्र अपने ऊंट पर सवार होकर काक नदी के किनारे उस महल के पास पहुंचते हैं और मोमल अपनी मेढ़ी में बैठी हुई खिड़की पर उनकी प्रतीक्षा करती है और जैसे ही देखती है कि धूल का बवंडर दिखाई देने लगा, वह पागलों की तरह दौड़ती हुई काक नदी के किनारे आती है। महेंद्र और मोमल काक नदी के किनारे मिलन में रत होते हैं। कभी वे बाहर टहलते, कभी वे महल में जाते और कब वह समय मिलन का व्यतीत हो जाता उन्हें पता भी नहीं चलता। मिलन की मुस्कान के हार समीप आने पर गलबाहियों के हार बन जाते। प्रीत कभी कंठ अवरुद्ध पाकर नैनों से बात करता तो कभी वाणी का रूप ले लेता। बात पूरी नहीं हो पाती कि राणों के जाने की बेला हो जाती और वैसे भी मिलन की बेला पूरी कब पड़ती है, लेकिन फिर भी दोनों प्यार से रहते और उनका प्यार गहराता चला जाता था। इधर मोमल और महेंद्र सिंह के बीच में प्यार गहरा रहा था और उधर राज्य काज में भी दिक्कतें आने लगी थी। रानियां जो थीं वे भी परेशान रहने लगी। पहले महेंद्र उनके पास जाते, लेकिन बहुत समय हो गया महेंद्र उनमें से किसी के पास भी नहीं जाते। सबको लगता कि महेंद्र छोटी रानी को अधिक प्यार करने लगे हैं और इसीलिए वे बड़ी रानियों को छोड़कर छोटी रानी के पास रहने लगे हैं। और महेंद्र भी जब मोमल के यहाँ से वापस आते तो रात्रि के अंतिम प्रहर में यानी कि सुबह होने से ठीक पहले छोटी रानी के महल में ही जाते और फिर वहीं से अपनी नींद पूरी करके राज्य काज के संचालन में लग जाते थे। रानियों को छोटी रानी से जलन होने लगी और इधर छोटी रानी को भी महेंद्र का साथ कहाँ मिल रहा था। बड़ी रानियों ने अपने सास से यानी कि महेंद्र की मां से यह शिकायत की कि महेंद्र छोटी रानी को अधिक मानने लगे हैं। तब महेंद्र की मां ने छोटी बहू को समझाया कि इन सब रानियों का भी अधिकार है महेंद्र पर, तुम अकेले ही उसके साथ नहीं रह सकती हो, उसे समझाओ कि इन सब के भी पास जाए। इस पर छोटी रानी का दुख उजागर हो गया। वे रोने लगी और अपनी सास से बोली कि माँ जी, मेरे पास भी महेंद्र कहाँ आते हैं। वे रात के अंतिम प्रहर में थके हारे आते हैं, उनके कपड़े भीगे रहते हैं और बालों से पानी टपकता रहता है और वे उसी तरह आकर सो जाते हैं। फिर अपनी नींद पूरी करने के बाद उठते हैं, नहाते हैं और राज्य काज में लग जाते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह उसी समय उनके दर्शन हो पाते हैं और वे मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। महेंद्र की मां को कुछ कुछ बात समझ में आने लगी। उन्होंने भी अपना जीवन जिया था, उन्होंने भी राजघराने को देखा था, उन्होंने भी प्रेम को समझा था। उन्होंने छोटी बहू से कहा कि अगली बार जब महेंद्र भीगा हुआ आए तो उसके बालों से जब पानी टपके तो उस टपके हुए पानी को एक कटोरी में भरकर मेरे पास लाना। छोटी बहू ने ऐसा ही किया और महेंद्र की मां ने उस पानी को चखकर यह पता लगा लिया कि यह काक नदी का पानी है।
वे समझ गईं कि काक नदी के किनारे जो मोमल राजकुमारी है, जिसकी सुंदरता के चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं, वह महेंद्र को अपने प्रेम के पाश में गिरफ्तार कर रखी है। चूंकि जो महेंद्र की मां थी वे चाहती थी कि महेंद्र अपनी पत्नियों पर अधिक ध्यान दे, उसका मन कहीं दूसरी तरह न भटके, इसलिए उन्होंने महेंद्र को रोकने के लिए, कहा जाता है कि चीतल जो ऊंट था उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि चीतल की हत्या हो जाएगी तो महेंद्र किसी भी तरह से एक रात में वहां से जाकर आ नहीं सकता है। इधर जब महेंद्र को पता लगा कि चीतल की हत्या हो गई है तो वह बावला हो गया। मोमल से मिले बिना उसे चैन नहीं था और इसीलिए वह एक बार फिर रामू जी के पास गया। उसने कहा कि क्या कोई और ऊंट नहीं है? इस पर रामू जी ने कहा कि एक ऊंटनी है जिसका नाम है आंगी, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत है कि वह नई है। यदि आप उस पर एक बार भी चाबुक मारेंगे तो जिधर की तरफ उसका मुख होगा वह उधर की तरफ ही दौड़ती चली जाएगी। उसे काबू में करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यदि आप चाबुक नहीं मारेंगे तो वह आपको तय समय से पहुंचा देगी और वापस ले भी आएगी। महेंद्र को सब कुछ मंजूर था, केवल मोमल से विछोह उसे नहीं मंजूर था। उसने रामू जी से उस आंगी ऊँटनी को लिया और फिर मोमल से मिलने के लिए चल पड़ा। इधर उसी दिन मोमल की बहन सुमल आई थी उस महल में। सुमल ने मोमल से बात की और बातों बातों में उसे महेंद्र के बारे में पता लगा। सुमल ने महेंद्र को देखने की इच्छा जताई। उसके मन में यह उत्सुकता थी कि आखिर कौन सा ऐसा पुरुष है जो मेरी बहन को भी पसंद आ गया है। मोमल अपने प्रेमी को दिखाने के लिए अपनी बहन के साथ खेल खेलने लगी, इंतजार करने लगी कि कब महेंद्र आए और कब सुमल से उसकी मुलाकात कराई जाए। इधर महेंद्र जो है नई ऊँटनी पर चढ़ा हुआ रेगिस्तान में चला जा रहा था। चीतल पर चलते हुए उसकी आदत थी चाबुक चलाने की। कुछ समय तो उसने मन में यह याद रखा कि इसे चाबुक नहीं मारना है, लेकिन एक समय वह मोमल के प्रेम के आवेश में इस बात को भूल गया और महेंद्र ने ऊँटनी पर चाबुक चला दिया। ऊँटनी भड़क गई और रेगिस्तान में इधर उधर घूमने लगी। इसीलिए महेंद्र को आज पहुंचने में देर हो गई, क्योंकि ऊँटनी काबू में ही नहीं आ रही थी। इधर जब तय समय पर महेंद्र नहीं आया तो मोमल के प्राण बिलखने लगे थे। उसने अपनी बहन से कहा कि लगता है कि आज महेंद्र नहीं आएंगे, और यदि महेंद्र नहीं आएंगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसलिए ऐसा करो कि तुम महेंद्र का वेश धारण कर लो, क्योंकि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। यदि तुम महेंद्र का वेश धारण करोगी तो मैं किसी तरह आज की रात अपने मन को बहला लूंगी। सुमल को भी एक अच्छा खेल मिल गया था। उसने पुरुष का वेश धारण किया और मोमल के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते रात्रि का ढलान आ गया और ऐसे में उन दोनों बहनों को नींद आ गई। एक ही पलंग पर खेलते हुए वे एक ही पलंग पर एक ही साथ सो गईं। मोमल राजकुमारी के कपड़े में थी और सुमल पुरुष के कपड़े में। इधर महेंद्र ऊँटनी को काबू में करके मोमल के महल के पास पहुंचा। सारे द्वारपाल, सारे अंगरक्षक उसको जानते थे। वे जानते थे कि मोमल का प्रेमी है। किसी ने उसे रोका नहीं। महेंद्र मोमल के दरवाजे तक जा पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने मोमल के कमरे में कदम रखा तो उसने देखा कि मोमल एक अनजान पुरुष के साथ लिपटी हुई सो रही है। वास्तव में वह कोई पुरुष नहीं था, वह तो सुमल थी, मोमल की बहन। लेकिन महेंद्र कभी सुमल से मिला नहीं था। उसे लगा कि यह कोई पुरुष है और मोमल रोज इस पुरुष के साथ ही रहती है। जब महेंद्र का आने का समय होता है तो वह इसे दूर कर देती है। और आज चूंकि महेंद्र रास्ता भटक गया था, तय समय के बहुत बाद आया, तो मोमल का लगा कि आज यह नहीं आएगा, तो उसने अपने दूसरे प्रेमी को अपने पास बुला लिया। यही सब सोचकर महेंद्र अपने आप में ग्लानि से भर गया। उसे मोमल पर बड़ा ही क्रोध आया और उसके हाथ से छड़ी जो चाबुक थी वो वहीं छूटकर गिर गई। कहीं कहीं यह भी बात आती है कि उसने जानबूझकर वह छड़ी छोड़ दी होगी और उसके बाद वह ऊँटनी पर बैठकर वापस लौट गया। वापस लौटने से पहले न तो उसने मोमल से बात करनी चाहिए और न ही उसे जगाने का प्रयास किया, बल्कि अपने मन ही मन एक प्रतिज्ञा सी कर ली कि मैं कभी मोमल से बात नहीं करूंगा, उसका चेहरा नहीं देखूंगा। और अपने मन में अथाह दुख लिए वह राज्य काज का संचालन करने लगा। उसका हृदय मोमल की तरफ बार बार खींचता, लेकिन कठोर जिद के आगे वह अपने हृदय को समझा लेता। प्रेम ऐसा ही होता है, एक पतली सी डोर से बंधा हुआ। कभी कभी आंखों से जो देखी हुई चीज होती है वह भी झूठी हो जाती है। इधर महेंद्र के साथ यही हुआ था। उसने अपनी आंखों से देखा था मोमल एक पुरुष के साथ सो रही है, लेकिन वह झूठ था और इस झूठ ने दो प्रेमियों के दिलों को बर्बाद कर दिया। जब मोमल जगी तो उसने देखा कि दरवाजे पर महेंद्र की चाबुक पड़ी हुई है। उसने द्वारपालों से भी पूछा, सबने बताया कि महेंद्र आया था। मोमल समझ गई कि महेंद्र के मन में कुछ गलत ख्याल आ गए हैं। उसने सुमल को पुरुष समझ लिया है, लेकिन पहले उसने मान किया
प्रेम में मान भी तो होता है। वह एक राजकुमारी थी। उसने भी कहा कि देखते हैं महेंद्र कब तक नहीं आता है। उसने महेंद्र की आने की प्रतीक्षा की, लेकिन महेंद्र के पास कोई खबर नहीं भिजवाई। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी प्रतीक्षा असह्य हो गई तो उसने महेंद्र को अनेक चिट्ठियां लिखी। लेकिन महेंद्र की जो रानियां थीं उन्होंने वे चिट्ठियां छुपा कर रख लीं। महेंद्र के पास उसे पहुंचने ही नहीं दिया, और यदि वे चिट्ठियां पहुंच भी जाती तो महेंद्र उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। जब मोमल महेंद्र से नहीं मिल पाई, महेंद्र से कोई बात नहीं हो पाई, तो मोमल का हृदय अपने वश में नहीं रहा। कहां तो उसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी, और कहां अब दिन पर दिन बीते चले जा रहे हैं। मोमल का प्रीतम उसके पास नहीं आ रहा है। मोमल से रहा नहीं गया। उसने पालकी तैयार करवाई और अमरकोट के लिए प्रस्थान किया। अमरकोट में जाकर उसने महेंद्र को खबर भिजवाई कि जाकर कह दो कि मोमल आई है, लोदरवा की राजकुमारी आई है और वह मिलना चाहती है। महेंद्र ने जब इस पैगाम को सुना तो उसने राजदूत से कहलवा दिया कि कह दो जाकर के कि महेंद्र की तबीयत खराब है, वह मिल नहीं सकता है। राजकुमारी भी जिद ठान कर आई थी। उसने कहा कि जब तक महेंद्र ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं अमरकोट से वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। आखिर कब तक तबीयत खराब रहेगी उसकी। और वह अमरकोट में ही रहने लगी। अमरकोट में रहते हुए वह रोज अपने दास दासियों को भेजती कि जाओ महेंद्र से पूछ कर आओ कि वह कब मिलेगा, और महेंद्र रोज बहाना बनाया करता था। प्रेम की टीस उन दोनों के हृदय को जला रही थी। एक तरफ प्रतिशोध था, एक तरफ दुख था, और दूसरी तरफ वियोग था। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। मोमल की दासियां रोज आती और महेंद्र का हाल चाल पूछती और निहोरा करती कि महेंद्र किसी भी तरह से एक बार मोमल से मिल ले। एक दिन महेंद्र के मन में यह ख्याल आया कि मोमल क्या उससे सच्चा प्रेम करती है या केवल हट कर रही है। यह जांचने के लिए उसने मोमल की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने यह अफवाह फैला दी कि महेंद्र को सांप काट लिया है और वह मर गया है। जैसे ही लोदरवा की राजकुमारी मोमल के पास यह खबर पहुंची कि महेंद्र इस दुनिया में नहीं रहा, उसे सांप ने काट लिया, उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंची। वह तुरंत ही मूर्छित हो गई, और ऐसी मूर्छित हुई कि उसकी मूर्छा फिर कभी नहीं टूटी। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और फिर जब महेंद्र को यह खबर लगी कि उसकी मोमल उसकी मृत्यु की बात को सुनकर अपने प्राण त्याग चुकी है, तो उसके दिल पर ऐसा लगा जैसे हजारों बर्छियां चल गई हों। उसका मन उसके काबू में नहीं रहा, और कहते हैं कि महेंद्र पागल हो गया, पागलों की तरह भटकने लगा। एक राजा का मन उसके काबू में नहीं रहा, और पागलों की तरह रेगिस्तान में भटकते हुए उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। सदियां व्यतीत हो गईं। रेगिस्तान में कितने ही रेत के बवंडर उठे, कितने ही रेगिस्तानी टीले बने और बिगड़े, लेकिन इस कहानी पर धूल की एक परत नहीं चढ़ पाई। इस कहानी को लोक गीतों ने आबाद रखा, और दीपू खान ने इन्हें गा करके अमर कर दिया। उनकी मृत्यु हो गई कुछ समय पहले, लेकिन वे एक सच्चे कलाकार थे। और लोक गीतों से चलती हुई यह कहानी सिंध के एक सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई की कविता में जा पहुंची, और उन्होंने एक काव्य संग्रह निकाला, शाह जो रिसालो, जिसमें मोमल राणो नाम से इस कहानी को लिखा। हालांकि यह कहानी जो मोमल राणो में है वह अभी बताई गई कहानी से थोड़ी अलग है। उसमें हम्मीर जडेजा अमरकोट के राजा होते हैं, और महेंद्र सिंह उसके एक सेनापति टाइप के होते हैं, उसके एक मंत्री होते हैं। और महेंद्र सिंह और मोमल के बीच में जो मुलाकात होती है उसे रोकने का काम हमीर जडेजा ही करता है। लेकिन राजस्थान की लोकगीतों में, लोक कहावतों में जो कहानियां हैं वे हमने आपको अब तक बताई। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।